यह लोग कभी सामान्य इंसान थे, लेकिन आज इन्हें समुद्र के अंदर जीने पर मजबूर होना पड़ा है। अब उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। साल 1571 में एक भयानक बीमारी अचानक पूरे द्वीप पर फैल गई। इस खतरनाक बीमारी ने हर एक इंसान को अपनी चपेट में ले लिया। हालत इतनी खराब हो गई कि लोग बस एक दूसरे को मरते हुए देखते रह गए। कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी एक दिन एक युवा राजा को एक नीली जड़ी बूटी मिली। उसने देखा कि अगर इस जड़ी बूटी को खाया जाए तो बीमारी पूरी तरह खत्म हो सकती है। लेकिन हर चमत्कार की एक कीमत होती है। इस जड़ी बूटी का असर बहुत भयानक था। इसे खाने के बाद लोगों का जीन बदलने लगा। उनकी पूरी त्वचा नीली हो गई और सबसे डरावनी बात, वे अपनी सांस लेने की क्षमता खो बैठे। धीरे धीरे वे इंसान से बदलकर एक नई प्रजाति बन गए, नीले लोग। अब वे जमीन पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते थे। अपने ही घर को छोड़कर उन्हें समुद्र के अंदर रहना पड़ा, बस किसी तरह जिंदा रहने के लिए। समय बीतता गया। फिर एक दिन समुद्र के अंदर ही एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चा था नैमोर। लेकिन नैमोर बाकी लोगों जैसा नहीं था। जहाँ बाकी सबकी त्वचा नीली थी, वहीं उसकी त्वचा बिल्कुल सामान्य थी। लेकिन उसके टखनों पर छोटे छोटे पंख थे और उसके कान भी अजीब तरीके से ऊपर की ओर नुकीले थे। उसकी माँ ने जो नीली जड़ी बूटी खाई थी, उसी की वजह से नैमोर को कुछ असाधारण शक्तियां मिली। वह अपने पैरों के पंखों की मदद से आसमान में उड़ सकता था। वह जमीन पर रहने वालों की तरह सांस भी ले सकता था। और सबसे अनोखी बात, उसके ऊपर समय का असर बहुत धीमा था। सालों बीत गए। उसकी माँ बूढ़ी हो गई, लेकिन नैमोर अब भी एक छोटे बच्चे जैसा ही दिखता था। उसकी इन अद्भुत शक्तियों को देखकर लोगों को यकीन हो गया कि वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि भगवान का अवतार है। और इसी वजह से नैमोर को अपना राजा मान लिया गया। जब उसकी माँ की मृत्यु हुई तो उसने आखिरी इच्छा जताई कि उसे अपने पुराने घर की मिट्टी में दफनाया जाए। नैमोर ने अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए अपने लोगों के साथ समुद्र से बाहर कदम रखा। लेकिन जैसे ही वह अपने पुराने घर पहुंचा, उसने जो देखा उससे उसका खून खौल उठा। वहाँ के लोग गुलाम बना दिए गए थे। उन्हें बुरी तरह सताया जा रहा था और यह सब कर रहे थे बाहरी हमलावर। गुस्से से भरे नैमोर ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और एक एक करके सभी हमलावरों को खत्म कर दिया। अपनी माँ को दफनाने के बाद नैमोर अपने लोगों को लेकर समुद्र की गहराइयों में चला गया और वहाँ उसने एक नया राज्य बसाया, एटलांटिस। इस नए राज्य में लोगों को नैमोर की पूरी सुरक्षा मिली। यहाँ न कोई युद्ध था, न कोई बीमारी। सब कुछ शांत और सुरक्षित था। यह राज्य एक खास धातु से भी सुरक्षित था, जिसे लोग विब्रेनियम कहते हैं। यह धातु सूरज की तरह चमकती थी और पूरे समुद्री दुनिया को रोशन रखती थी। सैकड़ों सालों तक एटलांटिस के लोग इंसानों से दूर ही रहे, शांति से अपनी दुनिया में जीते रहे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। कुछ वैज्ञानिकों की एक टीम समुद्र में आई। उन्होंने एक मशीन की मदद से इस खास धातु वाइब्रेनियम को खोज निकाला। और सबसे बड़ी बात, जिस जगह उन्होंने इसे खोजा वह सीधा अटलांटिस के ऊपर था। अब नैमोर समझ गया कि खतरा बहुत बड़ा है, क्योंकि इंसानों की लालच कभी खत्म नहीं होती और वाइब्रेनियम के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि युद्ध भी। इसलिए अटलांटिस के राजा होने के नाते नैमोर ने फैसला किया कि वह इस खतरे को जड़ से खत्म करेगा। उसने उन सभी वैज्ञानिकों को मार दिया जो इस खोज में शामिल थे। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब दुनिया में एक और जगह थी जहां वाइब्रेनियम पहले से मौजूद था। वह था वकांडा। वकांडा एक बेहद शक्तिशाली राष्ट्र था और अब आने वाले समय में होने वाले युद्ध का सबसे बड़ा फैसला उसी के हाथ में था। नैमोर ने साफ कहा, अगर उस वैज्ञानिक को ढूंढ लिया जाए जिसने वाइब्रेनियम खोजने वाली मशीन बनाई है और उसे अटलांटिस के हवाले कर दिया जाए, तो शायद इस खतरे को रोका जा सकता है। साथ ही उसने वकांडा से यह भी कहा कि वे इस मुश्किल वक्त में उसका साथ दें। लेकिन जब एक अजनबी चुपचाप वकांडा में घुस आया तो वहाँ की रानी और राजकुमारी ने पूरी सतर्कता बरती। उन्होंने बिना सोचे समझे उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। नैमोर यह सब सुनकर बस हल्की सी मुस्कान देता है, लेकिन उसकी इस शांत मुस्कान के पीछे छुपी चेतावनी को हर कोई समझ रहा था। इतनी सख्त धमकी के बाद रानी के पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। वह चुप हो जाती है, क्योंकि मामला अब बहुत गंभीर हो चुका था। अगली सुबह होते ही रानी एक आपातकालीन बैठक बुलाती है। वहाँ दो अलग अलग राय सामने आती हैं। एक पक्ष कहता है कि अभी के लिए नैमोर की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन सेना के महानायक ओकोये साफ मना कर देते हैं। उनका कहना था, अगर आज हम झुक गए तो कल दुश्मन और ज्यादा दबाव बनाएगा। अब रानी एक बहुत बड़ी उलझन में फंस चुकी थी। वह सीधे प्रयोगशाला जाती है ताकि राजकुमारी की राय ले सके, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि राजकुमारी ने उस मशीन को पूरी तरह समझ लिया है और यह भी साबित हो चुका है कि समुद्र के नीचे सच में वाइब्रेनियम मौजूद है। यह सुनते ही ओकोये फैसला लेती हैं। वह राजकुमारी को साथ लेकर उस वैज्ञानिक को ढूंढेंगी जिसने यह मशीन बनाई है। रानी बहुत रोकने की कोशिश करती है,
लेकिन राजकुमारी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ता है। कुछ समय बाद राजकुमारी को अपने भाई के एक दोस्त से पता चलता है कि वह महान वैज्ञानिक कोई बड़ा प्रोफेसर नहीं बल्कि रीरी विलियम्स नाम की एक युवा छात्रा है जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ती है। यह सुनकर राजकुमारी खुद एक छात्रा बनकर उसके कमरे में पहुंच जाती है। शुरू में रीरी को लगता है कि उसे वकांडा में शामिल होने का मौका मिल रहा है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि वह एक बहुत बड़े खतरे में फंस चुकी है। इसके बाद वे सब मिलकर रीरी के एक गुप्त ठिकाने पर पहुंचते हैं जहां उसने अपनी खास मशीनें और डिजाइन छुपाकर रखी थीं। लेकिन इससे पहले कि वे वहां से निकल पाते, पूरी जगह को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। हालात बिगड़ते देख राजकुमारी कार से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रीरी कहती है मेरे पास इससे भी ज्यादा जबरदस्त चीज है, और तभी पुलिस अंदर घुस आती है। उधर राजकुमारी एक बड़ा फैसला लेती है। वह कार को प्रोग्राम करके ओकोए को अकेले भेज देती है और खुद एक मोटरसाइकिल लेकर निकल पड़ती है। अब सड़कों पर तेज रफ्तार पीछा शुरू हो जाता है। राजकुमारी गलियों में तेजी से दौड़ रही होती है। रीरी अपने हाईटेक सूट के साथ आसमान में उड़ रही होती है और ओकोए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रास्ता ढूंढते हुए भाग रही होती हैं। जब ओकोए को राजकुमारी नजर नहीं आती तो उनकी बेचैनी और बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद धमकियों और समझदारी के बाद तीनों फिर से एक साथ मिल जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि करीब 30,000 मीटर की ऊंचाई पर एक ड्रोन उनकी गाड़ी को निशाना बना चुका है। यह खबर मिलते ही रीरी बिना देर किए पूरी रफ्तार से ऊपर की तरफ उड़ जाती है। जैसे जैसे वह ऊपर जाती है ऑक्सीजन कम होती जाती है, लेकिन वह बिना डरे अपनी पूरी ताकत लगा देती है और आखिरकार उस ड्रोन को अपने निशाने में ले आती है। जैसे ही वह हमला करती है, एक जोरदार धमाका होता है, ड्रोन नीचे गिरता है और नीचे खड़ी पुलिस की गाड़ियां भी उस धमाके में उड़ जाती हैं। लेकिन इस बीच रीरी बेहोश हो जाती है और उसका शरीर तेजी से नीचे गिरने लगता है। जमीन से टकराने से ठीक पहले राजकुमारी उसे आवाज देकर होश में लाती है और किसी तरह वे बच निकलते हैं। तीनों आग और धुएं के बीच से निकलते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी अचानक एक रहस्यमयी भाला आकर रीरी को लगता है और वह नीचे गिर जाती है। राजकुमारी और ओकोए कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक अजीब सा वस्तु लुढ़कता हुआ उनकी गाड़ी के नीचे आ जाता है। खतरे को भांपते हुए राजकुमारी तुरंत सुरक्षा सिस्टम चालू कर देती है और अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो जाता है। तीनों बेहोश हो जाते हैं। राजकुमारी जमीन पर गिरी हुई है, बेहोश, बिल्कुल हिल नहीं पा रही। ओकोए बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती है और तुरंत दौड़कर राजकुमारी को ढाल बनकर बचाने लगती है। तभी पीछे से अचानक धातु के घिसने जैसी आवाज आती है। वह पलट कर देखती है। एक रस्सी जैसी चीज तेजी से बढ़ती है और रीरी को खींचकर समुद्र में ले जाने की कोशिश करती है। ओकोए बिना देर किए अपना भाला उठाती हैं और एक ही वार में उस रस्सी को काट देती हैं। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन अगले ही सेकंड समुद्र के अंदर से एक विशाल व्हेल बाहर निकलती है। यह देखकर ओकोए भी एक पल के लिए सन्न रह जाती हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें खतरे का एहसास होता है वह बिना हिचक अपने हथियार के साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाती है। अब असली लड़ाई शुरू होती है। ओकोए अकेले ही 3 दुश्मनों से भिड़ जाती है और अपनी ताकत और हुनर से उन पर भारी भी पड़ती हैं, लेकिन दूसरी तरफ रीरी खतरे में फंस चुकी होती है। जैसे ही दुश्मन उसे मारने वाला होता है, ओकोए बीच में आकर उस घातक हमले को रोक लेती है और जवाब में दुश्मन के चेहरे पर चोट भी कर देती है। लेकिन ओकोए अभी भी नहीं जानती थी कि सामने वाला इंसान कितना खतरनाक है। वह इंसान था नामोर। उसकी ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा थी। कुछ ही पलों में ओकोए उस पर भारी नहीं पड़ पाती और तभी एक अजीब सा पानी का गोला बनता है जो ओकोए को जोर से समुद्र के अंदर फेंक देता है। पानी की कुछ बूंदें उड़कर राजकुमारी के चेहरे पर गिरती हैं और वह होश में आ जाती है। हालात को देखते हुए राजकुमारी समझ जाती है कि लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा। वह हाथ जोड़कर दुश्मनों से कहती है, हमें मत मारो, मैं और रीरी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं बतौर कैदी। अब वह दूसरी बार आमने सामने होती है नईमोर के। उसकी नजर अचानक एक हरे रंग के पुराने कंगन पर जाती है और वह हैरान रह जाती है क्योंकि यह कंगन 16वीं सदी की मध्य अमेरिका की एक प्राचीन वस्तु था। अब राजकुमारी को समझ आ जाता है नईमोर कोई साधारण इंसान नहीं, वह 400 साल से भी ज्यादा समय से जिंदा है। इसके बाद नईमोर उसे कुछ खास कपड़े पहनने को देता है और अपने साथ समुद्र की गहराइयों में ले जाता है। जैसे जैसे वे नीचे जाते हैं राजकुमारी की आंखें हैरानी से खुलती चली जाती हैं। वहाँ
एक पूरी दुनिया बसी हुई थी। मछली जैसे इंसानों की भीड़, चमकते हुए अद्भुत महल और बीच में एक चमकता हुआ सिंहासन जो पूरे राज्य को रोशनी दे रहा था। यह था एटलांटिस। यह सब देखकर राजकुमारी को समझ आ जाता है कि नैमोर क्यों रीरी को मारना चाहता था। वह सिर्फ अपने लोगों की आजादी और सुरक्षा के लिए लड़ रहा था। लेकिन इसी बीच वकांडा में रानी अपनी बेटी के गायब होने से बेहद परेशान थी। खुशकिस्मती से राजकुमारी का एक छोटा सा उपकरण रास्ते में गिर गया था जो उसके भाई के दोस्त को मिल जाता है। वह तुरंत रानी से संपर्क करता है और उस उपकरण से कुछ जरूरी जानकारी भी निकाल लेता है। अब रानी फैसला लेती है, राजकुमारी को बचाने के लिए वह नाकिया को भेजेगी। नकिया एक बुजुर्ग महिला से जानकारी लेती है जिसने पहले कभी अटलांटिस के लोगों को देखा था और उसी के बताए रास्ते से वह चुपके से समुद्र के अंदर प्रवेश कर जाती है। आखिरकार वह राजकुमारी तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही अटलांटिस के लोग उसे देखते हैं वे घबरा जाते हैं और हमला करने की कोशिश करते हैं। तभी नकिया बिना समय गंवाए एक ही वार में उनमें से एक को मार गिराती है। राजकुमारी यह सब देखकर समझ जाती है अब यह घटना युद्ध की शुरुआत बन सकती है, लेकिन अभी सबसे जरूरी था यहाँ से बच निकलना। उधर जब नैमोर वापस लौटता है और अपनी एक साथी को मृत देखता है, वह धीरे से उसके चेहरे को छूता है, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा अब आग बन चुका था। वह कसम खाता है वकांडा को इसका 100 गुना बदला चुकाना पड़ेगा। इसके बाद एक शांत झील के पानी में अचानक हलचल होती है और एक नीला चेहरा बाहर आता है। फिर अचानक सूखी जमीन पर बिना किसी कारण पानी भरने लगता है। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले एक जोरदार धमाका होता है और दीवारें पानी के तेज बहाव से टूट जाती हैं। और फिर दूसरा धमाका। अब साफ था युद्ध शुरू हो चुका है। अब वकांडा की झीलों और नदियों में हलचल तेज हो चुकी थी। पानी की सतह पर एक एक करके नीले लोग उभरने लगते हैं और देखते ही देखते उनकी पूरी सेना वकांडा पर टूट पड़ती है। समुद्र का फायदा उठाते हुए वे अचानक हमला करते हैं, लोगों को पकड़कर पानी में खींचने लगते हैं। यह सीधा बदला था अपने साथी की मौत का। वकांडा के सभी सैनिक तुरंत सतर्क हो जाते हैं और युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती है। इसी बीच वकांडा के महान योद्धा एम बाकू पीछे से नैमोर पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नैमोर पर इसका कोई असर ही नहीं होता। वह मानो अजेय हो। वह पलटकर एक ही घूंसा मारता है और मबाकू को सैकड़ों मीटर दूर फेंक देता है। फिर वह अपने पैरों के पंख हिलाता है और हवा में बिजली की तरह तेजी से उड़ते हुए वकांडा के युद्ध विमानों के बीच घुस जाता है। उसके हाथ में बना हुआ वाइब्रेनियम भाला हर वार में एक एक विमान को गिरा देता है, जैसे सामने कुछ है ही नहीं। तभी राजकुमारी भी युद्ध में पहुंचती है। चारों तरफ से गोलियों की बारिश हो रही होती है, लेकिन नैमोर तुरंत पानी में गोता लगाकर खुद को बचा लेता है। फिर अचानक वह पानी से बाहर निकलता है और सीधा राजकुमारी के विमान के इंजन में हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में वह विमान समुद्र में गिर जाता है और सिर्फ 1 मिनट के अंदर नैमोर सीधे रानी के सामने खड़ा होता है। रानी के चेहरे को देखकर उसे अपने मरे हुए साथी की याद आती है और उसी पल उसका गुस्सा फट पड़ता है। वह चारों तरफ पानी के घातक बम छोड़ देता है। उधर गहरे पानी में रानी की आंख खुलती है। वह रीरी को डूबते हुए देखती है। वह पूरी ताकत लगाकर उसकी तरफ तैरती है और फिर उसे लेकर ऊपर की तरफ बढ़ती है। उसी समय राजकुमारी और बाकी लोग मुख्य कक्ष में पहुंचते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर सन्न रह जाते हैं। दोनों रानी और रीरी पानी में बेहोश पड़ी होती हैं। सब मिलकर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। इसके बाद नैमोर आखिरी बार सबके सामने आता है। वह ठंडे स्वर में कहता है, 1 हफ्ते बाद मैं फिर हमला करूंगा, तब तक अपने मरे हुए लोगों को दफनाने की तैयारी कर लो। इतना कहकर वह वापस समुद्र में चला जाता है। अब राजकुमारी अपनी माँ की लाश को देखकर टूट जाती है। उसके अंदर दर्द और गुस्सा दोनों भर चुके थे। पूरे वकांडा में शोक की लहर छा जाती है। अंतिम संस्कार के दौरान हर किसी की आंखों में सिर्फ निराशा थी, क्योंकि अब उनके पास ब्लैक पैंथर की ताकत नहीं थी और बिना उसके राजधानी बहुत कमजोर हो चुकी थी। लोगों की सुरक्षा के लिए बुजुर्ग सलाहकार राजधानी खाली करने का फैसला लेते हैं, लेकिन अब राजकुमारी ही नई रानी बन चुकी थी और वह हमेशा दुख में डूबी नहीं रह सकती थी, क्योंकि 1 हफ्ते बाद होने वाली लड़ाई में पूरे वकांडा की किस्मत उसी के हाथ में थी। उसे समझ आ गया अगर अटलांटिस से टक्कर लेनी है तो उसे फिर से ब्लैक पैंथर की शक्ति हासिल करनी होगी। अपनी माँ की मौत ने उसे और मजबूत बना दिया था। वह मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसके भाई के मरने के साथ ही ब्लैक पैंथर की ताकत भी खत्म हो गई है। इसलिए वह एक नया तरीका ढूंढती है। वह फैसला करती है कि कृत्रिम दिल के आकार की जड़ी बूटी बनाकर उसे अपने भाई के डीएनए के साथ जोड़कर वह फिर से ब्लैक पैंथर की शक्ति हासिल करेगी। लेकिन इससे पहले किए गए सारे प्रयोग नाकाम हो चुके थे। बार बार असफल होने की वजह से वह एक लंबे समय तक उलझन में फंसी रहती है। तभी वह नैमोर और उसके लोगों के शरीर की संरचना का अध्ययन करती है और अचानक उसे
उसे एक बड़ा राज समझ आता है। जब उनके पूर्वजों ने उस खास मिट्टी में उगी जड़ी बूटी खाई थी तो वे पूरी तरह बदल गए थे। तो क्या इसका मतलब है कि उस जड़ी बूटी में कोई असीम शक्ति छुपी हुई है? बस यही सोचते ही राजकुमारी तुरंत काम पर लग जाती है। वह अपने भाई के डीएनए को उस खास जड़ी बूटी के साथ मिलाती है और जैसे ही वह तैयार मिश्रण को मशीन में रखती है, पूरी प्रयोगशाला में हरे रंग की तेज रोशनी फैल जाती है। राजकुमारी मशीन के सामने खड़ी होती है, उसके साथ नाकिया भी होती है। दोनों आंखें बंद करके प्रार्थना करती हैं और तभी मशीन के बीच में बना दिल चमक उठता है, यानी प्रयोग सफल हो चुका था। दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। इसके बाद नकिया उस खास जड़ी बूटी को उबालकर उसका रस तैयार करती है और वह रस राजकुमारी को पिलाया जाता है। जैसे ही वह उसे पीती है, चारों तरफ बैंगनी रोशनी फैल जाती है और धीरे धीरे राजकुमारी बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जब वह दोबारा उठती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसके शरीर की ताकत, रफ्तार और हर एक क्षमता पहले से कई गुना बढ़ चुकी होती है। वह बस हल्का सा हाथ मारती है और कई 100 किलो भारी कवच को दूर फेंक देती है। अब वह सिर्फ एक राजकुमारी नहीं रही, वह बन चुकी है नई ब्लैक पैंथर। वह अपने भाई की असली उत्तराधिकारी बन चुकी थी। वह वाइब्रेनियम से बना अपना ब्लैक पैंथर सूट पहनती है और पूरी तरह तैयार हो जाती है। सेना के महानायक ओकोये उसका हाथ उठाकर जोर से वकांडा का नारा लगाती है और पूरा राज्य एक साथ गरज उठता है। ब्लैक पैंथर की वापसी ने हर एक वकांडा वासी के अंदर फिर से हौसला और जोश भर दिया। अब सभी अपने अपने हाईटेक हथियारों के साथ तैयार हो जाते हैं। सैनिक कतारों में खड़े होते हैं, जनरल अपने हथियार उठाते हैं और फिर पूरा वकांडा युद्ध के लिए निकल पड़ता है। वे इंतजार नहीं करते बल्कि तय समय से पहले ही सीधे अटलांटिस पर हमला करने का फैसला लेते हैं। कुछ ही देर में एक विशाल युद्धपोत समुद्र के ऊपर दिखाई देता है। दोनों ताकतवर राष्ट्र आमने सामने होते हैं और युद्ध बस शुरू होने ही वाला होता है। युद्ध शुरू होते ही नई ब्लैक पैंथर अपनी असली ताकत दिखाने लगती है। वह फिसलन भरे जहाज पर भी बिजली की तरह दौड़ती है, हर मूवमेंट में कमाल की तेजी और संतुलन दिखाती है। लेकिन दूसरी तरफ नेमोर भी कम नहीं था। वह एक एक करके कई युद्ध विमानों को आसानी से गिरा देता है। तभी रिरी अपने नए हाईटेक सूट में आती है और पूरी ताकत से नाइमोर पर हमला करती है। उसकी फायर पावर इतनी जबरदस्त होती है कि कुछ पल के लिए नाइमोर भी संभल नहीं पाता और फिर एक आखिरी जबरदस्त वार जो नाइमोर को एक खास जहाज के अंदर धकेल देता है। अब असल मुकाबला शुरू होता है। राजा बनाम रानी जहाज के अंदर एक खास कमरा होता है जहां गर्मी और सूखे माहौल की वजह से नाइमोर, जो अपनी त्वचा से सांस लेता है, धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। वह तुरंत खतरा समझ जाता है और बिना समय गंवाए अपने भाले से जहाज को ही तोड़ देता है। अगले ही पल पूरा जहाज आसमान में फट जाता है और दोनों लड़ते लड़ते समुद्र किनारे आ गिरते हैं। जैसे ही राजकुमारी संभलती है, नाइमोर ऊपर से अचानक हमला करता है। वह उसे पकड़कर हवा में उछालता है और जोर से जमीन पर पटक देता है। ब्लैक पैंथर का सूट अभी पूरी तरह उसके शरीर के साथ तालमेल नहीं बैठा पाया था, इसलिए वह शुरुआत में थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, वह और मजबूत होती जाती है। वाइब्रेनियम सूट की ताकत के साथ अब वह धीरे धीरे नाइमोर पर भारी पड़ने लगती है। एक जोरदार वार में वह नाइमोर के टखने के पंख को काट देती है। अब वकांडा के सैनिक भी पूरी ताकत से हमला करते हैं और अपनी असली बहादुरी दिखाते हैं। राजकुमारी गुस्से में लगातार मुक्के बरसाती है। नाइमोर पीछे हटने लगता है, लेकिन तभी जमीन में दबा हुआ एक भाला बाहर आता है और चालाक नाइमोर उसे उठाकर सीधा राजकुमारी के शरीर में घोंप देता है। एक पल में हालात बदल जाते हैं। इसके बाद कमजोर हो चुका नाइमोर धीरे धीरे पानी की तरफ बढ़ने लगता है और राजकुमारी जमीन पर खड़ी उसकी पीठ को देखती रहती है। तभी उसके दिमाग में वो सारे दर्दनाक पल घूमने लगते हैं। माँ की मौत, अपने लोगों का दर्द और इस युद्ध की वजह है। राजकुमारी की आंखों के सामने सब कुछ एक साथ घूमने लगता है। अपने भाई की हार, माँ की कुर्बानी और इस युद्ध में मारे गए हजारों बेगुनाह लोग। उसके अंदर गुस्सा उबल पड़ता है। वह अपने सीने में घुसे भाले को जोर से तोड़ती है। दर्द सहते हुए उसे अपने शरीर से बाहर निकालती है और एक शानदार छलांग लगाकर सीधे नाइमोर के सामने पहुंच जाती है। वह अपने जहाज को आदेश देती है और अचानक मशीन से आग भड़क उठती है। जलती हुई आग नाइमोर की त्वचा को बुरी तरह झुलसा देती है। वह जमीन पर गिर जाता है। अब वह पूरी तरह कमजोर हो चुका था। लड़ने की ताकत खत्म। राजकुमारी उसके पास जाती है, भाला उठाती है और जैसे ही उसका सिर काटने वाली होती है, अचानक वह रुक जाती है। उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, मुझे बताओ तुम कौन हो। यह आवाज उसके दिल को छू जाती है। उसे एहसास होता है अगर वह आज बदला लेती है तो यह युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। वह शांत होती है और फैसला
फैसला लेती है, तुम और वकांडा तुम्हारे समुद्र की रक्षा करेंगे, तुम और तुम्हारे लोग जिंदा रहोगे। वह नाइमोर से कहती है अगर वह अपनी सेना को वापस बुला ले और युद्ध खत्म कर दे तो वकांडा भी अटलांटिस की रक्षा करेगा और उसके राज को दुनिया से छुपा कर रखेगा, क्योंकि नफरत सिर्फ और सिर्फ अनंत युद्ध लाती है और यही सही रास्ता है शांति का। उधर युद्ध पोत पर हालात बेहद खराब हो चुके थे। वकांडा की सेना लगभग हार के कगार पर थी, लेकिन तभी राजकुमारी और नाइमोर दोनों एक साथ युद्ध पोत के ऊपर दिखाई देते हैं और वहीं इस भयानक युद्ध का अंत हो जाता है। एक ऐसा युद्ध जो शायद कभी होना ही नहीं चाहिए था। सब कुछ अब शांत हो जाता है। कुछ समय बाद राजकुमारी अकेली समुद्र किनारे बैठी होती है। उसके हाथ में वह कपड़ा होता है जो कभी उसके भाई ने उसे दिया था। वह उसे ध्यान से देखती है और फिर धीरे से आग में डाल देती है। कपड़ा जलकर राख हो जाता है और उसी के साथ उसका पुराना दर्द, उसकी पुरानी जिंदगी, सब कुछ पीछे छूट जाता है। अब वह सिर्फ एक बहन या बेटी नहीं रही, वह बन चुकी है नई रानी, नई ब्लैक पैंथर। अब उसके कंधों पर जिम्मेदारी है अपने भाई के अधूरे सपनों को पूरा करने की, अपनी माँ के मिशन को आगे बढ़ाने की और वकांडा की रक्षा करने की, उस पवित्र भूमि की और वहाँ रहने वाले लाखों लोगों की। अब यह कहानी सिर्फ बदले की नहीं रही, यह कहानी बन चुकी है जिम्मेदारी, बलिदान और सही फैसले की।